हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा अपना जो रनिंग टॉपिक था वो लीनियर इनइक्वालिटीज़ था और लास्ट क्लास तक हम एक तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल बाय अलजेब्रिक मेथड, और लास्ट क्लास में जो अपनी कल की क्लास थी उसमें अपन ने स्टडी किया था कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। आपने केवल कल की क्लास में इतना देखा था कि अगर टू वेरिएबल्स वाला लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको दो चीज़ें देखनी थी कि c जो कांस्टेंट टर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, उसमें जो c है अगर वो c नॉट इक्वल टू 0 है तो जो लाइन होगा वो दोनों एक्सिस से होकर पास होता है, ये बताया था आपको। और दोनों एक्सिस को किन किन पॉइंट्स पर कट करता है वो कैसे पता चलता है। एक्स एक्सिस का पॉइंट हमको मिलता है जब y इक्वल टू 0 रख देते हैं इक्वेशन में, और y एक्सिस का पॉइंट हमको मिल जाता है जब x इक्वल टू 0 रखते हैं, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं। क्लियर। और एक वो कंडीशन थी जिसमें c 0 था, तो अगर c 0 था तो हमने आपसे कहा था कि जो लाइन होगा वो पास होगा बेटा ओरिजिन से, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ओके, अब उसमें भी दो कंडीशंस थी ओरिजिन से पास होने के लिए, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट या सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको मैंने बताया था बेटा कि अगर x और y दोनों के साइन सेम है तो सेकंड और फोर्थ से पास हो रहा है, और x और y दोनों के कोएफिशिएंट्स के साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, अलग अलग साइन है, तो फर्स्ट और थर्ड से लाइन पास होगी, ऐसा बताया था। तो लास्ट क्लासेस में और फिर पैरेलल लाइंस बताई थी मैंने आपको वन वेरिएबल वाली। अगर वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल x है तो एक ऐसी लाइन होगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, बताया था कल। अच्छे से क्लास को वॉच किया होगा सभी ने, नहीं किया तो आज जरूर कर लें, क्योंकि कल वाली क्लास अगर आपने वॉच नहीं की है, ध्यान से नहीं देखा है, तो आज का समझ में नहीं आना। दूसरा, अगर वेरिएबल y है तो वो एक ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो x एक्सिस के पैरेलल होगी। क्लियर। फिर मैंने आपसे कहा था x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस का इक्वेशन है, एंड y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस का इक्वेशन है। ये कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था हमने कि जो इक्वेशन है वो किसी भी लाइन की आइडेंटिटी होती है। पूरे y एक्सिस पर x 0 होता है, इसलिए अपन कह देते हैं कि x इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। क्लियर। और पूरे x एक्सिस पर y 0 होता है, तो y 0 होना x एक्सिस का आइडेंटिटी हो गया, और वही उसका इक्वेशन भी हो गया, y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ओके, यहां तक कल अपन पढ़ चुके थे। आज अपन अब आगे चलेंगे तो देखेंगे कि जो लीनियर इनइक्वालिटीज थी, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, उसका सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड द्वारा कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो चलते हैं आज कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड। बाय ग्राफिकल मेथड। देखने ध्यान से। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो भी लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी है, सपोज लीनियर इनइक्वालिटी ये है ax प्लस by इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू c, ये दे रखी है, ठीक है। जो इनइक्वालिटी सिंबल, 4 इनइक्वालिटी सिंबल्स बताए थे, साइन बताए थे, उनमें से कोई एक तो यहां होगा ही होगा, ठीक है। तो अपन जनरल बात कर रहे हैं, किसी भी एक के लिए मेथड यही रहना। अब आपको करना क्या है, ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है इसको 1 इक्वेशन मार्क कर देंगे, इक्वालिटी 1 हो गई, और इसका कोरस्पोंडिंग यानी संगत समीकरण लिखेंगे, कोरस्पोंडिंग इक्वेशन। कोरस्पोंडिंग इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी। क्लियर। क्या आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन से मतलब है कि जो
इनइक्वालिटी साइन है, इसकी जगह इक्वल लगा देंगे, आपको इक्वेशन बन जाएगा और वही कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन यानी संगत समीकरण कहलाएगा। तो ये ax प्लस by इज इक्वल टू c, ये कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो गया इन टू वेरिएबल्स। अब इसमें c है, c जीरो नहीं है, c है, तो c है तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ करोगे आप, इक्वेशन क्यों बनाया, क्योंकि ग्राफ इक्वेशन का बनना है, क्लियर। तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों एक्सिस को कट करेगा, किन किन पॉइंट्स पर कट करेगा ये देखने के लिए सबसे पहला काम, पुट y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 जैसी रखेंगे तो कौन सा पॉइंट मिलेगा, ऑन द x एक्सिस, जो x एक्सिस पर होगा। तो ये आ जाएगा बेटा ax, ये 0 हो चुका, इज इक्वल टू c एंड x इज इक्वल टू c अपॉन ए। ये मेथड समझा रहा हूं, सारे क्वेश्चंस फिर इसी तरह से करने हैं आपको, ठीक है। तो x वैल्यू, x कोऑर्डिनेट मिल गया जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो पॉइंट हो जाएगा हेंस ax, y इज इक्वल टू c अपॉन a, 0। ये पॉइंट कहां होगा, ऑन द x एक्सिस, लिख लेना चाहो तो, हालांकि जानते हो आप सब, ओके। इसके बाद y 0 रखने के बाद x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, देन x 0 हो गया बेटा, तो ये हो जाएगा by इज इक्वल टू c, देन y इज इक्वल टू c अपॉन b, ओके। तो एक पॉइंट फिर मिला अपने को, b x, y इज इक्वल टू, x कोऑर्डिनेट तो 0, तो y कोऑर्डिनेट c अपॉन b, कुछ ना कुछ होगा ये, और ये कहां होगा बेटा, ऑन द y एक्सिस, ऑन द y एक्सिस, क्लियर। यहां तक करने के बाद फर्स्ट स्टेप हो गया बेटा, ये पहला स्टेप तो ये कि करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, स्टेप 1 हो गया ये, ठीक है। सेकंड स्टेप पे आप दो पॉइंट फाइंड आउट करोगे, कैसे, x बराबर 0 रखते हुए, एक y बराबर 0 रखते हुए, ये स्टेप 2 हो गया, क्लियर। और स्टेप 3 में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है पहले, तो ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहला पॉइंट है बेटा c अपॉन a, 0, तो ये जो पॉइंट है बेटा वो ऑन द x एक्सिस है, तो कहीं यहां होगा a, c अपॉन a, 0, और दूसरा पॉइंट जो है 0, c अपॉन b, तो ये y एक्सिस पर होगा, ये b, 0, c अपॉन b, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे। कल वाली क्लास में यही पढ़ा था ना अपन ने, और इस लाइन के ऊपर इसका इक्वेशन लिख देंगे, ये किसका है, ax प्लस by इज इक्वल टू c का, ओके। चलिए अब आपको यहां तक स्टेप 2 तक आप ग्राफ ड्रॉ कर चुके, अब हमको ये देखना है कि ये जो इनइक्वालिटी है इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा, इसका जो हल क्षेत्र होगा वो किधर होगा, या तो इसका इस लाइन के ऊपर होगा या इस लाइन के नीचे होगा, ये सोचना है अपने को, ठीक है। या तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन लाइन के ऊपर होगा या लाइन के नीचे होगा। लाइन के ऊपर वाले भाग को अपन कहेंगे, जो लाइन के ऊपर वाला पार्ट है उसको कहेंगे अपर हाफ पार्ट। क्या कहेंगे इसको, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है अपर हाफ पार्ट, और ये लाइन के नीचे जो पार्ट है कंप्लीट, ये जो इतना एरिया पार्ट पूरा है, इसको बोलेंगे लोअर हाफ पार्ट, लोअर हाफ पार्ट, क्लियर। तो इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन रीजन है, इतना तो हम आपको बता ही चुके हैं बेटा, सॉल्यूशन से मतलब x और y की वो वैल्यू जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, क्लियर। तो यहां एक वैल्यू सेटिस्फाई नहीं, इनफाइनाइट वैल्यू सेटिस्फाई करती है, क्लियर। तो जो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी वो या तो अपर पार्ट में होंगी या लोअर पार्ट में होंगी, क्लियर। ये तो तय हो गया, दो में से किसी एक में होना चाहिए, दोनों में नहीं होगा। अब कौन से पार्ट में सॉल्यूशन पॉइंट्स हैं, कौन से पार्ट में सॉल्यूशन पॉइंट नहीं है, ये सोचना है अपने। कैसे पता करेंगे बेटा, या तो अपर पार्ट से कोई एक पॉइंट लेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, अपर पार्ट से कोई भी एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट लेने से मतलब उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y, और उससे इसको सेटिस्फाई कराएंगे। अगर उस पॉइंट ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया, यहां से कोई भी एक पॉइंट ले लिया, सपोज यहां पर 5, 4 है, क्लियर। तो 5, 4 से इसको सेटिस्फाई किया,
और उसने इस पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया। सेटिस्फाई करने का मतलब तो जानते हो कि x की जगह x की वैल्यू रखेंगे, y की जगह y की वैल्यू, और रिजल्ट ट्रू आता है तो सेटिस्फाई किया। तो अगर सेटिस्फाई किया, एक पॉइंट ने अगर सेटिस्फाई किया तो इधर के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे सेटिस्फाई करते होंगे, और जो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा वो अपर हाफ पार्ट में आ जाएगा। क्लियर? ऊपर वाले भाग में आ जाएगा। और अगर उस पॉइंट ने सेटिस्फाई नहीं किया तो इधर का कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, हर हाल में फिर नीचे के पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे होंगे, नीचे वाले से चेक नहीं करना, फिर तो ऑटोमेटिक सॉल्यूशन रीजन लोअर हाफ पार्ट में आएगा। तो कहने का मतलब है या तो अपर पार्ट से एक पॉइंट लेंगे या लोअर पार्ट से एक पॉइंट लेंगे और उससे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कराएंगे। क्लियर? अगर सेटिस्फाई किया तब तो उस पार्ट में जहां का वो पॉइंट है सॉल्यूशन रीजन होगा, और सेटिस्फाई नहीं किया तो उसके अपोजिट पार्ट सॉल्यूशन रीजन होगा। ओके, अब ध्यान से देखेंगे कि अगर लोअर पार्ट को अगर अपन ऑब्जर्व करें तो एक पॉइंट यहां हमेशा दिखाई देगा आपको 0 0। भाई यहां तो सोचना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट लें, लेकिन लोअर पार्ट में 0 0 है ना ओरिजिन। अब आप तो अपर और लोअर का चक्कर छोड़ दीजिए, आप तो ये सोच लीजिए कि अगर इनइक्वालिटी में C है तो हर हाल में 0 0 यानी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट से सेटिस्फाई कराना है अपन को। अगर इनइक्वालिटी में C है तो 0 0 से ही सेटिस्फाई कराना है। अगर 0 0 ने इसको सेटिस्फाई किया तब तो सॉल्यूशन एरिया ओरिजिन की साइड यानी लोअर पार्ट फिलहाल जो दिख रहा है, और सेटिस्फाई नहीं किया तो अपोजिट टू ओरिजिन होगा, अपर पार्ट में होगा। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट, पहला स्टेप तो स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, और स्टेप 3 ये जिसमें आपने ग्राफ ड्रॉ किया है। स्टेप 3 अब आपको ये चेक करना है कि सॉल्यूशन रीजन किधर है। मैंने क्या कहा, 0 0 से सेटिस्फाई कराएंगे ना। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप 4 जिसको कहेंगे आप, on satisfying inequality 1 y origin 0 0. Clear? If it is satisfied, एक सेकंड। हाँ बेटा, तो क्या करेंगे अपन, सेटिस्फाई कराएंगे 0 0 से। तो इफ इट इज सेटिस्फाइज देन 0 0 0 0 included in solution region. Okay, otherwise not. क्लियर? यानी अगर 0 0 ने सेटिस्फाई किया तो 0 0 इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन रीजन, अदरवाइज नॉट। यानी तब तो 0 0 इस सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड होगा, यानी सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन की साइड होगा, अदरवाइज इधर नहीं होगा तो दूसरी साइड होगा। ओके, वही मैंने लिखा कि सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 में कोरस्पोंडिंग इक्वेशन लेना है। किन किन पॉइंट, अगर C है तो किन किन पॉइंट्स पर कट करेगा, x एक्सिस y एक्सिस को वो फाइंड करना है, x0 y0 पुट करते हुए। फिर स्टेप 3 में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिर ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप इक्वेशन को ऑन सेटिस्फाइंग इनइक्वालिटी 1 y origin 0 0, इफ इट इज सेटिस्फाइज देन 0 0 इंक्लूड इन सॉल्यूशन रीजन, अदरवाइज नॉट। ओके, फटाफट नोट करिए, फिर इसके जैसा एग्जांपल करेंगे। चलिए फिर एक एग्जांपल देखते हैं फटाफट बेटा।
भाई जैसे क्वेश्चन है ये 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 6, इसको सॉल्व करना है बेटा। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहला काम कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे और इसको इनइक्वालिटी 1 बोल देंगे। लिखेंगे corresponding equation of inequality one is 3x plus 2y is equals to 6। क्लियर? corresponding equation आ गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना था कि ये इक्वेशन किन किन पॉइंट्स पर कट करेगा वो पता करना। उसके लिए x को 0 y को 0 करेंगे। सबसे पहले y इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए। put y is equals to 0, then 3x is equals to 6, x is equals to 6 upon 3 यानी 2। एक पॉइंट मिल गया बेटा ax, y is equals to 2, 0 on the x axis। एक एक स्टेप वही लिखना है, बस क्वेश्चन चेंज होगा, मेथड चेंज नहीं होगा। on the x axis क्लियर। फिर put x equals to 0, तो x को 0 किया तो 2y is equals to 6, तो y is equals to 3। फिर एक पॉइंट मिल गया b, x, y is equals to 0, 3, ये on the y axis होगा। क्लियर? अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा पहले। तो ग्राफ में x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 2, 0 है, तो मार्क कर लोगे इक्वल डिस्टेंस पर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। क्लियर? तो x एक्सिस का पॉइंट 2, 0 ये रहा 2, 0 ए पॉइंट। y एक्सिस का पॉइंट b 0, 3 ये है बेटा b 0, 3, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे। ओके, और यहां इक्वेशन लिख देंगे क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। एक बात और सुनेंगे बेटा, जैसे यहां लेस देन एंड इक्वल भी है साथ में। अगर सिर्फ लेस देन होता, इक्वल नहीं होता, तो ये जो लाइन है वो डार्क नहीं बनाएंगे, ये डॉटेड लाइन बनाएंगे इस तरह से। ये याद रखोगे, अगर लेस देन और इक्वल या ग्रेटर देन और इक्वल दोनों साथ में है, इक्वल भी साथ में है तो डॉट लाइन। ओके, और अगर इक्वल नहीं है, सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन है, तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे। क्लियर? यानी ऑन द लाइन जो पॉइंट्स होंगे वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये इसका मतलब है। चलिए, अब आपको ये देखना है कि इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन रीजन है वो अपर हाफ पार्ट है या लोअर हाफ पार्ट है, ओरिजिन की साइड है या ओरिजिन के अपोजिट है। तो ओरिजिन से सेटिस्फाई कराएंगे। नेक्स्ट स्टेप में नाउ on satisfying inequality 1, y 0, 0, x की जगह 0 पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? संतुष्ट कराने पर इसका मतलब हिंदी मीडियम वाले समझ जाएंगे कि असमीका 1 को 0, 0 से संतुष्ट कराने पर तो ये 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, इज लेस देन इक्वल टू 6। तो 0 6 से हमेशा छोटा होता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। और जब ट्रू स्टेटमेंट आया इसका मतलब सेटिस्फाई किया। क्लियर? अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होता तो सेटिस्फाई नहीं किया, ये तो बता रखा है ना पहले। तो जब ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है बेटा, इसका मतलब 0, 0 ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया, अर्थात 0, 0 सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड होगा। तो जो सॉल्यूशन रीजन हुआ बेटा, जो हल क्षेत्र हुआ वो लोअर हाफ पार्ट हुआ इधर का। लिखेंगे यहां पर ट्रू स्टेटमेंट है, सो हेंस सॉल्यूशन रीजन will be lower half part। इसको यानी सॉल्यूशन रीजन कौन सा हो गया? लोअर हाफ पार्ट। और इसको शेडेड कर दोगे, इसको शेडेड कर दें पेंसिल द्वारा कंप्लीट इस तरह से, या यूं एरो लगा के दिखा दो, यानी इस तरफ सॉल्यूशन रीजन है। क्लियर?
ये पार्ट कंप्लीट सॉल्यूशन रीजन हो गया। यानी ओरिजिन मैंने लिखा है ना कि अगर ओरिजिन सेटिस्फाई करता है तो 0 0 सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड होगा। तो जब इधर को शेडेड कर रहा है तो उसमें 0 0 ऑटोमेटिक इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस लिख देंगे जरूर और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन भी लिख के बताएंगे 0 0। फटाफट से नोट कीजिए बेटा। चलिए फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और देखें। तो ये तो कहानी थी बेटा जब इनइक्वालिटी में c दे रखा होगा और अगर कांस्टेंट टर्म c 0 है तो क्या करेंगे वो भी देखते चलो, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम। बेटा जैसे ये है सेकंड पार्ट, पहला पार्ट तो जिसमें c था, अब ये दे रखा है ax प्लस by या माइनस ले लीजिए, चलिए ax माइनस by इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम ये तो करना ही है आपको कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत समीकरण लिखेंगे। इनइक्वालिटी 1 क्या आएगा बेटा, ax माइनस by इज इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा है कांस्टेंट टर्म c है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू 0 है। तो ये जो लाइन और दोनों साइन अलग अलग है तो लाइन ओरिजिन से पास तो होना ही है, साथ ही साथ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास होना है। लिख देंगे बिकॉज c इज इक्वल टू 0 सो लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। अब ग्राफ ड्रॉ करोगे इसका तो ये लाइन पास हो जाएगी ना, क्लियर। और इक्वेशन लिख देंगे यहां ax माइनस by इज इक्वल टू 0। ओके, यहां पर भी ध्यान रखेंगे अगर इक्वल नहीं होगा ये डॉटेड लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन रीजन होगा बेटा वो या तो इस लाइन के नीचे होगा क्योंकि यहां लोअर हाफ पार्ट ये होगा और अपर हाफ पार्ट ये होगा, क्लियर। तो लोअर हाफ पार्ट या अपर हाफ पार्ट ये चेक करना पड़ेगा और चेक करने के लिए तरीका वही है कि किसी भी एक पार्ट का एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कराएंगे। नहीं समझे मेरी बात? आपने सबसे पहले क्या किया कि कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ किया और आपने देखा कि अपर और लोअर हाफ पार्ट कहां-कहां बन रहे हैं। दिख रहा है ना, इसका अपर यानी ऊपर वाला भाग, लोअर यानी नीचे वाला भाग। तो किसी भी एक पार्ट से चाहे अपर से या लोअर से एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट द्वारा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कराएंगे, क्लियर। अगर सेटिस्फाई किया तो वो पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड होगा, यानी जिस पार्ट में वो पॉइंट होगा वही पार्ट सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। और अगर उसने सेटिस्फाई नहीं किया तो वो पार्ट सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा। हर हाल में जो दूसरा पार्ट है वो सॉल्यूशन रीजन होगा। यानी इसका मतलब किसी एक पार्ट के पॉइंट से सेटिस्फाई कराना है, दोनों से सेटिस्फाई नहीं कराना। अब इसको अगर अपन देखें, जैसे मैंने कह दिया कि आपको इतना याद रखेंगे कि अगर C है तो 0 0 से सेटिस्फाई कराएं और अगर C नहीं है तो भी फिक्स कर लें कि ये यहां पर हर हाल में बेटा x एक्सिस पर 1,0 होगा ही होगा। अरे नहीं होगा क्या? और 1,0 फिलहाल लोअर हाफ पार्ट में इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो 1,0 तो हर हाल में होना है अगर ओरिजिन से क्वेश्चन पास हो रहा है तो, क्लियर। तो 1,0 से सेटिस्फाई ही कराएंगे जब ओरिजिन से पास होने वाली कंडीशन अर्थात C 0 है, क्लियर। तो 1,0 से इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कराओगे, ठीक है। इनइक्वालिटी 1 1y 1,0 तो पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0 यहां पुट करेंगे
तो a इंटू 1a और ये 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये रिजल्ट आया। अब ये जो रिजल्ट आया, दो सिचुएशंस होंगी ना, अगर ट्रू आया इसका मतलब सेटिस्फाई किया, और ट्रू नहीं आया तो सेटिस्फाई नहीं किया। क्लियर? तो अगर ये ट्रू आ गया, रिजल्ट कैसा आ गया? ट्रू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनइक्वालिटी इस पॉइंट से सेटिस्फाइड है। इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड बाई 1,0, ओके, अदरवाइज नॉट। फॉल्स आ जाए और जब सेटिस्फाई है ना, एक चीज हो, अगर सेटिस्फाई है तो इसका मतलब देन सॉल्यूशन रीजन इन द साइड ऑफ 1,0, या सॉल्यूशन रीजन, ये कौन सा पार्ट हो रहा है इसका? लोअर हाफ पार्ट। सॉल्यूशन रीजन विल बी लोअर हाफ पार्ट, फिलहाल की कंडीशन के अनुसार। कई बार तो क्या होता है 1,0 अपर हाफ पार्ट में दिखाई दे रहा होता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है? या आप ऐसा समझ लीजिए वो सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें 1,0 इंक्लूड है, तो आप ये स्टेप मत लिखिए, कंफ्यूजन कर जाएगा। आप तो ये लिख लीजिए लाइन, सो 1,0 included in solution reason और otherwise not, ठीक है? यानी तो अपोजिट साइड में हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? फिर फटाफट नोट कर लीजिए। अब इसका भी फटाफट से एक एग्जांपल देख ले क्या होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, कोई भी एग्जांपल ले लिया बेटा, 2x माइनस 3y इज लेस देन 0, ये दे रखा है, ठीक है? इक्वल नहीं है यहां पर, तो सबसे पहला काम इसका करस्पॉन्डिंग यानी संगत समीकरण लिखेंगे। इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। c 0 है यहां पर, बिकॉज c इज इक्वल टू 0, सो लाइन passes through origin, ओके? लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां साइन अपोजिट है तो यू पास हो जाएगा ना, और इक्वेशन लिख देंगे बेटा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है बेटा? 1,0 से सेटिस्फाई कराना है। ये रहा 1,0 कहीं, ठीक है? तो 1,0 से सेटिस्फाई कराएंगे, लिखेंगे नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वालिटी 1, इक्वेशन में नहीं, इनइक्वालिटी में, इन इनइक्वालिटी 1। तो x की जगह जब 1 पुट करेंगे तो 2y 0 हुआ बेटा, इज लेस देन 0, तो 2 इज लेस देन 0। एक सेकंड बेटा, यहाँ इक्वल नहीं है तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो लाइन है वो डॉटेड होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, यानी इस तरह से, ठीक है? ये आया बेटा 2 इज लेस देन 0, तो 2 0 से छोटा थोड़ी होता है, इसका मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर? जब फॉल्स स्टेटमेंट है तो ये जो 1,0 है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं होगा, तो अपोजिट साइड यानी अपर हाफ पार्ट सॉल्यूशन रीजन होगा। तो अपर हाफ पार्ट को यूं शेडेड करते हुए दिखा देंगे, या तो यूं एरो लगा देंगे ढेर सारे, या शेडेड, इस पार्ट को पूरे को शेडेड कर दोगे। ये क्लियर? फॉल्स स्टेटमेंट है, हेंस सॉल्यूशन रीजन will be upper half part,
बात समझ में आ गई ना, और सेटिस्फाई हो जाता तो 1,0 की साइड होता। क्लियर, नोट करिए बेटा। बेटा एक काम करेंगे, आप इस पूरी क्लास को अच्छे से वॉच करेंगे, पहले तो एक एक पॉइंट को समझेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछेंगे। और ये जो एक्सरसाइज नंबर है आपका 6.2 में 1 to 8 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो कल समझाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 6.2 में 1 to 8 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। सभी को होमवर्क सेंड करना है बेटा। एक चीज फिर मैं आपको बताता चलूं, अगर आप डेली स्टडी नहीं करते हो, डेली पढ़ाई नहीं करते हो, तो आपका जो वर्क है वो हमेशा पेंडिंग रहेगा और आप हमेशा पीछे ही छूटते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक बात बताई थी कि जो बच्चे डेली पढ़ते हैं वही सफलता पाते हैं। सफलता एक दिन का परिणाम नहीं है, उसी तरह से असफलता भी, फेलोर भी एक दिन का रिजल्ट नहीं है। आप आज नहीं पढ़े इसका मतलब आप आज फेल हो गए, कल नहीं पढ़े फिर फेल हो गए, और यूं फेल की अगर काउंटिंग जो होगी फेल वालों की बढ़ती चली जाएगी तो फाइनल रिजल्ट भी फेल का ही आता है। कई बच्चे क्या सोचते हैं एग्जाम आएगा तो पढ़ लेंगे, लेकिन एग्जाम तक आप बहुत कुछ खो चुके होते हैं। और कंपटीशन तो हमेशा अपने को फेस करना ही है, तो कंपटीशन में अपने को आगे रखने के लिए बेटा आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। एक साथ 10 दिन का खाना एक साथ खाएंगे परेशानी होगी नहीं, और आप डेली खाते रहेंगे फिट रहेंगे। तो ध्यान रखेंगे, ये नहीं सोचना है कि अपने तो एक साथ कर लेंगे, ऑफलाइन लगेगा तो पढ़ लेंगे, नहीं, बहुत पीछे हो जाएंगे बेटा। ठीक है, कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे, बड़ा टफ कंपटीशन आने वाला है और है कंपटीशन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, डेली स्टडी करनी है। कहीं डाउट आएगा तो हमसे पूछना है, हमसे बात करनी है। और आपको आज इतना जरूर करना है सबको कि अगर आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है तो UM फॉर मैथ डैश YES यस लिखते हुए जो आपका डाउट काउंटर है उस पर ये मैसेज लिखेंगे। ठीक है, या और फिर आपने कितने लेक्चर कवर कर रखे हैं, सभी स्टूडेंट को करना है, ध्यान रखना कितने लेक्चर मैथमेटिक्स के कवर कर रखे हैं, वो सभी आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। अपना नाम, नंबर ऑफ लेक्चर्स ये लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे। क्लियर, थैंक यू।